नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग इस समय महीने वाइज जो करंट अफेयर्स होता है, मंथली जो करंट अफेयर्स होता है, उसको हम लोग कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपकी परीक्षा के लिए है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस सीरीज को आप लोग जरूर कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने 400 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के कर लिए हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। इसके अलावा 100 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के कर लिए और अब हम लोग जो है कर रहे हैं महीने वाइज करंट अफेयर्स, जिसमें से हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की करंट अफेयर्स को कर लिया था। आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे आपका जो है कौन सा है, मार्च का, मार्च वाला, सॉरी अप्रैल का। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना हो गया था। आज हम लोग अप्रैल माह के जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे 25 प्लस 30 प्लस टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपके हैं उनको हम लोग आज करने का प्रयास करेंगे। शिद्दत के साथ आप एक एक बात को सुनिएगा, समझिएगा और आगे इस पर काम कीजिएगा, ठीक है? तो आइए सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पर। लेकिन उसके पहले आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आप ROR 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे यहां पर अभ्युदय बैच के नाम से जो है प्री प्लस मेंस का एक बैच चलता है। आप चाहें तो यहां पर एडमिशन आप जो है ले सकते हैं और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर मेंशन किया गया है। इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके डिटेल्स जानकारी जो है अभ्युदय बैच की यानी कि ROR 2026 के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है? आइए अब बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पीएम कुसुम योजना में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य के रूप में क्या हुआ है, आया हुआ है सामने। तो आप जानते होंगे पीएम कुसुम योजना 2019 में इसकी शुरुआत होती है। तो कई बार पुरानी जो योजनाएं होती हैं आपके प्रश्न उसमें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो 2019 में इसकी शुरुआत होती है। क्या इसका मोटो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा जो होता है उस सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना, डीजल पर निर्भरता को कम करना और मार्च 2026 तक 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्या करना, उत्पन्न करना, ये इस योजना का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। याद रखिएगा, ठीक है? आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, ये जो सौर पंप होते हैं, सौर पंप और ऑफ ग्रिड सौर सिस्टम उपलब्ध कराए गए। केंद्र से 3.7 लाख सोलर पंपों के आवंटन की मांग भी की गई इसमें। तो ये इस योजना में उत्तर प्रदेश ने व्यापक स्तर पर कार्य किया और इसीलिए इस योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में सामने आया है। यानी कि इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है तथा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के 30% तक जो है क्या करती हैं, सब्सिडी भी इसमें देती हैं। तो सरकार की पहलों के फलस्वरूप ही इस पर जो है काम बेहतर ढंग से किया जा सका है। चलिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आया हुआ है। अब ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यूपी स्पेशल की करेंगे। मैंने कई बार कहा है, जब आपका देश भारत या स्टेट उत्तर प्रदेश अगर किसी मामले में अगर प्रथम स्थान पर आता है तो डेफिनेटली वह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में वो टॉपिक जो है क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो ये सारी बात आपको क्या करनी है, एक एक करके ध्यान रखनी है, ठीक है? यानी कि यह योजना जो है सूक्ष्म लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औपचारिक स्वरूप देने और उनकी प्रतिस्पर्धा को यानी कि उसकी कंपटीशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2020-21 से 2024-25 तक लागू की गई थी। यूपी में आप जानते होंगे कि औसतन एवरेज 101 दिन में ऋण स्वीकृत होता है, जो बिहार 110 दिन तथा तेलंगाना 190 दिन से क्या है, बेहतर है। और इसीलिए क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश क्या हो गया है, आपका अग्रणी राज्य के रूप में हो गया। और वैसे भी आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश सरकार इस समय MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं और ऋण योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश का युवा उद्यमी बन सके, कौशल विकास में भी आगे जाकर के अलग अलग कंपनियों में या अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सके, उसको जो है जनरेट कर सके। तो इसके लिए सरकार निश्चित तौर पर काम कर रही है और इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए, FDI को आकर्षित करने के लिए भी कई प्रकार के प्रोग्राम को चला रही है, ठीक है? चलिए, आप जानते होंगे कि यूपी ने ऋण वितरण में 14% की क्या कर ली, वृद्धि दर्ज कर ली है, जो अभी मैं आपसे बात कह रहा था। यही कारण रहा है कि इतने व्यापक स्तर पर यह वृद्धि आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है बनारसी शहनाई और
बनारसी तबला को अभी जीआई टैग दिया गया है। क्या? जीआई टैग। डेफिनेटली आप लोग जीआई टैग के बारे में जानते होंगे, समझते होंगे। जीआई टैग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक देते हैं, यानी कि जिन भी पदार्थों को या जिन भी स्थानों को या जिन भी वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया जाता है उसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और उसके संरक्षण के प्रयास जो है लगातार और बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं। तो इसलिए और उस पर्टिकुलर अगर कोई खाद्य पदार्थ है तो उससे उसका निर्यात पर भी उसका इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि ग्लोबली हम उसको जो है उसका हम जो है अच्छी तरीके से निर्यात कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अभी हाल ही में 15 अप्रैल 2025 को इन वाद्य यंत्रों को यह टैग मिलने के साथ ही वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। बनारसी शहनाई क्या है? एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसकी जड़ें बनारस घराने से जुड़ी हुई हैं। इसे प्रसिद्ध बनाने में आप जानते होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की विशेष भूमिका इसमें रहती है। तो आप बेसिकली इसको आप जानते होंगे शहनाई के मामले में। और कई बार क्या होता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में प्रश्न आपसे एग्जाम पूछ लेता है। तो अभी क्या आप कीजिएगा कि इंटरनेट पर जरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में कुछ एक पॉइंट को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा यह भी चर्चाओं में रही है। तो 24 अप्रैल 2025 को बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है और इस अवसर पर अमृत भारत ट्रेन सहरसा से मुंबई और 2 अन्य पैसेंजर ट्रेनों का भी शुभारंभ किया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और पीएम मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था अभी हाल ही में। टाइगर रिजर्व्स के लिए बफर जोन विकास योजना ये चर्चाओं में भी रही है और कहां पर रही है? तो ये 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने, मध्य प्रदेश कैबिनेट जो है यानी सरकार जो है, उन्होंने ही राज्य के 9 टाइगर रिजर्व के लिए बफर जोन विकास योजना को मंजूरी दे दी है। यानी कि मध्य प्रदेश में अब कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं और मार्च 2025 में माधव नेशनल पार्क ये चर्चाओं में भी रहा है और इस पर मैंने प्रश्न भी आपको कराया हुआ है। माधव नेशनल जो पार्क है ये राज्य के 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो है क्या कर दिया गया है? घोषित कर दिया गया इसको। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है जो देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि माधव टाइगर रिजर्व देश का कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप कहेंगे 58वां, और जबकि मध्य प्रदेश का कौन सा है? 9 नंबर का है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए। पश्चिम बंगाल को मिले 7 नए जीआई टैग। भाई साहब ये एक खास बड़ी उपलब्धि रही है, जैसे कि नोलन गुरेर संदेश खजूर के गुड़ और छेना से बना सर्दियों का विशेष व्यंजन है। कमारपुर पुकुर का सफेद बोड़े ये पारंपरिक मिठाई है। ये सब यहां पर लिखा गया। मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल चावल, नालदा का निस्तारी रेशम यान और बरुईपुर का अमरूद। तो इतने चीजों को पश्चिम बंगाल के जो 7 ये नई चीजें हैं इनको जीआई टैग दिया गया है और आप इनको जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि भैया अब इनमें से किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि ये कहां का जो है ये पदार्थ है, अपने आप पे कहां का चीज है ये। ठीक है। चलिए। भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य पैटर्न में 33% की वृद्धि आयुष राज्य मंत्री के अकॉर्डिंग अभी यह डेटा सामने आया हुआ है। यानी कि भारत का मेडिकल टूरिज्म उद्योग लगभग 9 बिलियन जो है डॉलर का हो गया। ये एक बड़ी उपलब्धि अपने आप पे। यानी कि 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 6.6 लाख मेडिकल पर्यटक भारत है जो 35% की वार्षिक वृद्धि को क्या करता है? दर्शाता है। यानी कि प्रतिवर्ष 35% लोग बढ़ रहे हैं अपने आप में। इस संदर्भ में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर क्या हैं? प्रमुख गंतव्यों के रूप में इसमें शामिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है अपने आप में। नई दिल्ली का एम्स विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 हॉस्पिटल्स में शामिल हो गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि जो है दिल्ली एम्स को मिली हुई है। आप जानते होंगे दिल्ली एम्स जो है अपने आप में 100 अस्पतालों में शामिल हो गया है। डेफिनेटली आप लोग अगर दिल्ली रहे होंगे तो कभी ना कभी एम्स दिल्ली गए होंगे। ठीक है। तो वहां पर कई प्रकार की सुविधाएं आदि भी कराई जो है समय समय पर होती रहती है। नए नए टेक्नोलॉजी आदि का इंट्रोड्यूस वहां पर होता रहता है। तो अभी 100 जो टॉप मोस्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं विश्व के उसमें से एम्स हमारा एक है। ये बड़ी उपलब्धि अपने आप में। इसके अलावा भी कई सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल आदि हैं वो भी उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए। यानी कि 17 अप्रैल 2025 को न्यूज वीक और स्टा द्वारा वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 रैंकिंग जारी की गई। इसमें दिल्ली एम्स को इस सूची में 97वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में 30 देशों के 24 से अधिक अस्पतालों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें
मरीज संतुष्टि, नैदानिक परिणाम, स्वच्छता मानक और स्वास्थ्य पेशेवरों शामिल थी। यानी कि ओवरऑल जो रैंकिंग दी गई है वो एक प्रॉपर तरीके से इसमें जो है बातें लोगों से की गई हैं, सुविधाओं के बारे में, उनके उपचार के बारे में और क्या क्या चीजें वहां पर उनको मिल रही हैं, उस आधार पर इस रैंकिंग को रखा गया है। विगत वर्ष में एम्स नई दिल्ली का स्थान 113वां था और अभी कितना हो गया है, 97वां हो गया। तो यह बड़ी उपलब्धि रही है। चलिए, इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की रैंकिंग 228 और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल की रैंकिंग कितनी है, 146 है। मेदांता का नाम आपने अक्सर सुना होगा, है ना, यहाँ बड़े बड़े नेता लोग अपना इलाज कराने जाते हैं। एम्स दिल्ली की स्थापना आप जानते होंगे कि 1956 में की गई थी और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। अमेरिका का मायो क्लिनिक किस सूची में पहले स्थान पर है? अरे ये क्या लिखा है भाई साहब, इसको हटाओ। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जजों की संपत्ति सार्वजनिक घोषित करने का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है और आप जानते होंगे कि अभी एक मामला हाल ही में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनके ऊपर लगा था। संपत्ति से अधिक आय के मामले में उनको दोषी करार दिया गया था। एक तरीके से उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और इसी के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉस देखो ऐसा है कि इससे सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में सभी जजों को अपनी आय जो है क्या करनी पड़ेगी, पब्लिक करनी की पड़ेगी। भैया बॉस अपनी बताओ आय कितनी है। तो ये एक बड़ी जो है विडंबना भी रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जब इस प्रकार का चीजें लगी तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका पर विश्वास तो उठ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप पे, है ना। अगर न्यायपालिका इस तरीके से करेगी तो कैसे काम चलेगा। तो इसी के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉस देखो ऐसा है, हम हमारी छवि को धूमिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप सभी लोग अपनी जो भी आपके जो भी चीजें हैं आय आदि आप उनको पब्लिक कीजिए। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सभी 35 वर्तमान जज और भविष्य के सभी जज अपनी संपत्ति की घोषणा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देना है कि भैया ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है यहां पर के, है ना। यह फैसला हाई कोर्ट के एक जज के घर में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद करने के फलस्वरूप उसको रखा गया था। ठीक है। 1997 में जजों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य बनी थी लेकिन सार्वजनिक नहीं थी। 2009 में संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा की अनुमति भी दी गई थी अपने आप पे। विश्व धरोहर दिवस आप जानते होंगे ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा और उनको संरक्षण करना। ये क्या है? अल्टीमेटली उद्देश्य है किसका? आपका जो विश्व धरोहर दिवस है उसका उद्देश्य है। थीम की अगर बात करते हैं तो थीम क्या है? आपदाओं और संघर्षों के खतरे में विरासत। ठीक है। तो ये और ICMOs की 60 वर्षों की कार्रवाई से सीख लेना है। यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1983 से दरअसल ये जो विश्व धरोहर दिवस है मनाया जाता है। आप जानते होंगे हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के धरोहर ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके साथ हमारा सांस्कृतिक और कई अन्य कारक उससे जुड़े हुए हैं और उन धरोहरों को जो है संजोने का कार्य, उनको कंजर्व करने का काम जो है सरकार का होना चाहिए। तो उसी में सरकार जो है काम करती है और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है 18 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। चलिए, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% अनुमानित कर दिया है। आप जानते होंगे कि अलग अलग जो संस्थाएं हैं, चाहे विश्व बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इनके द्वारा समय समय पर जीडीपी अलग अलग तय कर दी जाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई IMF के अनुसार जो है इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी रहने का कितना % रहने का अनुमान व्यक्त किया जाएगा, ये किया गया है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास का अनुमान 0.4% अंक घटाकर के 6.3% कर दिया गया है, जबकि पहले 6.7% था। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम दक्षिण एशियाई विकास अपडेट रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास दर 6.5 रहने का अनुमान है, जबकि पहले यह 7% थी। तो ये डेटा भी आपको क्या करना, याद रखना है। भारत का विदेशी मुद्रा बाजार पिछले 4 सालों में दोगुना हो गया भाई साहब, ये एक बड़ी बात है। और ये क्यों हुआ है? इसके लिए आप जानते होंगे सरकार जो है टूरिज्म पर जो है क्या करी, फोकस खूब कर रही है। टूरिज्म पर फोकस करने के फलस्वरूप जो चीजें बढ़ रही हैं और इसके अलावा सरकार अपने जो भी धरोहर स्थल हैं
उन पर फोकस कर रही है, परिवहन पर खूब फोकस कर रही है, ठीक है। परिवहन के अलावा जो सड़क आदि रही है उन सड़कों आदि की हालत को सही कर रही है। वायु परिवहन पर सरकार व्यापक स्तर पर जो है फोकस कर रही है। तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि इससे तो जो है क्या कहते हैं टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा कि विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, और इसके अलावा कई चीजें आयात निर्यात ये सब जो चीजें होती हैं, यानी कि निर्यात के माध्यम से भी हमने खूब ज्यादा पैसे कमाने का प्रयास किया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है सरकार के लिए, यानी कि 4 सालों में दोगुना हो गया है। 20 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 24वें FIMMDA PDIA सम्मेलन में बताया कि भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार पिछले 4 वर्षों में लगभग दोगुना होकर के कितना हो गया है, $32 बिलियन से बढ़कर के कितना हो गया है, $60 बिलियन हो गया। बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में यह है भारत के लिए। यह आर्थिक विकास में वित्तीय बाजारों की मजबूती और गतिशीलता को दर्शाता है कि भैया मार्केट हमारा यहाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे फंडिंग बढ़िया आ रही है अपने आप पे, है ना, पैसा खूब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में मुद्रास्फीति 6 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर, यानी कि महंगाई का स्तर डाउन हो गया अपने आप में। मुद्रास्फीति और अवस्फीति जानते होंगे ना, है ना। तो मुद्रास्फीति पर कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि 15 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ने मार्च 25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 25 में रिटेल महंगाई दर कितनी थी, 3.34% दर्ज की गई। फरवरी में 3.61 थी, जबकि जो अगस्त 2019 के बाद सबसे क्या है, कम है। खाद्य महंगाई दर 2.69 हो गई है, जो कि क्या है, फरवरी में 3.75% थी अपने आप पे। तो ये डेटा जो है अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर महंगाई दर 3.25% और शहरी क्षेत्रों में 3.43% है। ये बात भी डेटा में रखी गई है। और लगातार 2 बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति जो है 4 पॉइंट से नीचे बनी रहेगी। तो ये कुछ डेटा दिए गए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले भैया कितनी महंगाई % बढ़ गई है। भारत में प्लास्टिक पार्क, यानी कि 11 अप्रैल 2025 को रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा यह योजना लागू की गई है। कौन सी, प्लास्टिक पार्क की। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण यानी कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यह योजना निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ में रोजगार सृजन में भी क्या करेगी, मदद करेगी। और सरकार इस योजना के लिए लागत का 50% तक अनुदान प्रदान कर देगी, जो प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपए की सीमा को अधीन है अपने आप में। ये चीजें हैं। और आप जानते हो कि प्लास्टिक जो प्रसंस्करण उद्योग है, इस पर सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है ताकि प्लास्टिक को रिड्यूस किया जा सके, रीयूज किया सके। सिंधु जल संधि निलंबित, डेफिनेटली आप इसको जानते हो कि पुरानी न्यूज हो गई है, लेकिन चूंकि ये है चर्चा में तो आप इसको याद कर लीजिएगा। पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था, उसके जो है उसके एवज में ही हमने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया था, आप जानते होंगे। यह संधि अगर की बात करते तो 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में इसको जो है लागू किया गया था। निलंबन के बाद अभी भारत को सिंधु नदी बेसिन में जल भंडारण और बांध के निर्माण के लिए पाकिस्तान की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी अपने आप में। नेक्स्ट है अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा। आप जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ था उसी के आसपास ये आए हुए थे, और उनके आने पर कई सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया था। हालांकि अभी अमेरिका के साथ खटपट हमारी चल रही, जब से ट्रंप बाबू ने क्या काम किया है, यहां पर हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है, तो अभी मामला बिगड़ रहा है। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी जो है एक स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाना बंद कर दे कि वो तेल भारत से न खरीदे, वहां पर मतलब रूस से न खरीदे। भारत को के बारे में रूस ने कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और वो झुकेगा नहीं अपने आप पे। ये अभी हाल ही में स्टेटमेंट आया है रूसी राष्ट्रपति का, ठीक है। तो अमेरिका चाहता है कि सब कुछ तो हम ही से लो सनम, है ना। ये दिक्कत बड़ी बात है अमेरिका से। अमेरिका का वर्चस्व जो है ना आजकल बिल्कुल अलग प्रकार का हो गया, और ये उसके लिए बड़ा खतरनाक है अपने आप। लेकिन क्या कहा जाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये बातें अभी हुई हैं, यानी कि जो आपके उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, ये आए हुए थे और कई सारी बातों पर यहां पर चर्चा की गई है। बस रक्षा,
तकनीकी और कई सारे मुद्दों पर बातचीत की गई। तो अब इनका नाम आप याद रखिएगा और कब आए थे ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा भी अभी हाल ही में हुई, आप जानते होंगे, यानी कि पीएम मोदी ने 22 से 23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की यात्रा की, जिसमें भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक आयोजित हुई और 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं अपने आप में, ठीक है, ये पॉइंट रखिएगा। और कई सारी बातों पर चर्चा की गई है। सऊदी अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य समझौता हुआ है अभी हाल ही में, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष विभाग और सऊदी अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य में समझौता हुआ है। सऊदी अरब डोपिंग रोधी समिति और भारत की नाडा के मध्य में समझौता हुआ है। सऊदी अरब द्वारा भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश की भी घोषणा की गई है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। क्लोरोपाइरिफोस ये क्या है? तो ये एक कीटनाशक के तत्काल प्रतिबंध की वकालत की है, जिसे WHO द्वारा मध्यम रूप से खतरनाक वर्गीकृत किया गया है। यानी कि बड़े बड़े लोगों ने जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो ये क्या है, कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स एक्शन नेटवर्क पैन है। पैन इंडिया ने और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस क्लोरोपाइरिफोस को जो है रोकने का जो है एक संदेश दिया कि भैया इसको रोक दीजिए। यह दवा दरअसल 40 से अधिक देशों में क्या है, प्रतिबंधित है। यह रसायन हवा और पानी के माध्यम से हजारों किलोमीटर तक फैल करके आर्कटिक और जैसे दूरस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को भी दूषित कर सकता है। तो ये हार्मफुल एक अपने आप में क्या है, ये एक कीटनाशक है और इस पर रोक लगाने की बात अभी हाल ही में कही गई है। तो ये याद रखिएगा, पूछ लेगा आपके एग्जाम की चर्चाओं में रहा शब्द, ये क्या है अपने आप में। तो ये क्या कीटनाशक है जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करता है। एंटीबायोटिक गेपोटीडाइसिन, ये क्या है, डासिन। तो हाल ही में गोनोरिया के इलाज के लिए यह एक नया मौखिक एंटीबायोटिक प्रभावी साबित हुआ है। गोनोरिया आप जानते हो कि एक यौन संचरित संक्रमण है जो नेसेरिया गोनोरियोई बैक्टीरिया से होता है। बिना इलाज किया बांझपन और HIV संक्रमण का भी इससे खतरा बढ़ जाता है। तो ये आप जानते हो कि यौन संबंधी जो भी विकार यानी कि जो भी डिजीज होती है उसमें इंफेक्शन बहुत तेजी के साथ फैलता है, आपने अक्सर देखा होगा। चलिए, कल्पक्कम प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर सभी चर्चाओं में रहा है। यानी कि हाल ही में सरकार ने एक जानकारी दी है, भारत सरकार ने, वो ये कि तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत का पहला 500 मेगावाट क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2025-26 में चालू होने वाला है। यह भी एक बड़ी बात है। भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.18 गीगावाट है, जिसे 2031-32 तक कितना 22.48 गीगावाट बढ़ाने तक का लक्ष्य इसमें अभी हाल ही में रखा गया है। तो यह भी बड़ी बात है। यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 3.80 गीगावाट बिजली उत्पादन करेगा, यह भी याद रखिएगा। तो ये सरकार इस पर खूब ज्यादा फोकस कर रही है, नए नए रिएक्टर्स पर आजकल, है ना। चलिए, थार मरुस्थल में हरियाली के संकेत, ये एक बड़ी न्यूज है अपने यहाँ पे। थार का मरुस्थल आप जानते हो कि बहुत बड़ा मरुस्थल जाना जाता है और वहां पर अभी हरियाली की बात कही गई। यानी कि हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में इस मरुस्थल में पिछले 2 दशकों में हरियाली में 38% की क्या हुई है, वार्षिक वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि मुख्यतः मानसून वर्षा में 64% बढ़ोतरी और कृषि विस्तार के कारण जो है हुआ है। 1985 से लेकर के 2020 के बीच में शहरी क्षेत्र में 50 से 800% तक की वृद्धि हुई है, जिससे थार मरुस्थल का विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल बन गया अपने आप पे। अब ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपके थार के मरुस्थल में पाई जाती है। यह अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का गांधीनगर और नासा के सहयोग से किया गया है कि भैया थार के मरुस्थल में क्या क्या चीजें हो रही हैं अपने आप पे। और ये सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला हो गया है। अफ्रीका के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने में ISA की भूमिका, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की क्या इंपॉर्टेंस रही है। ISA आप जानते होंगे भारत और फ्रांस के तत्वाधान में इसको बनाया गया था, जिसका मुख्यालय जो है गुड़गांव में है अपने आप पे, ठीक है। 2015 में ISA की स्थापना होती है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अफ्रीका में सौर ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। 2015 में स्थापित इस संगठन का उद्देश्य सौर संसाधनों में समृद्ध देशों में निवेश जुटाना और सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाने का लक्ष्य भी इसमें निर्धारित किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है, यानी कि ISA ने अपना कार्य बहुत बेहतर ढंग से वो कर रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खासा जोर दे रहा है। 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सरकार लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जिस प्रकार से
निवेश कर रही थी, जिस प्रकार से इसको बढ़ावा दे रही थी, तो निश्चित तौर पर इसमें ऊर्जा उत्पादन बढ़ना तो तय ही था। लेकिन चीजें इतनी जल्दी होंगी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब सरकार और तेजी के साथ काम कर रही है, क्योंकि हमारे कई सारे लक्ष्य हैं। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य 17 में है, 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और 2070 में नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी के रेफरेंस में सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक है ना। चलिए, यानी कि 10 अप्रैल 2025 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति रिपोर्ट जो है क्या की है, जारी की है। तो 31 मार्च 2025 तक कुल स्थापित सौर क्षमता 220.10 गीगावाट और 2024-25 के दौरान 29.52 गीगावाट की रिकॉर्ड वार्षिक क्षमता वृद्धि की है अपने आप में। तो ये डेटा जो है अपने आप में बड़ी बात है। अगर आप बात करेंगे पवन ऊर्जा का योगदान तो 50.04 गीगावाट का है। सबसे अधिक योगदानकर्ता सौर ऊर्जा का है, 105.65 गीगावाट का है। तो ये बड़ी बात है और इस पर सरकार और आगे काम कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में और वृद्धि होगी। नीलगिरी ताहर जनगणना 2025 ये क्या है? अभी हाल ही में केरल और तमिलनाडु ने यह सर्वेक्षण शुरू किया है। यह प्रयास एरविकुलम नेशनल पार्क की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। नीलगिरी ताहर पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला क्या है? एक संकटग्रस्त जो है पर्वतीय जीव है, जो तमिलनाडु का राज्य पशु भी है अपने आप में, और इसी के लिए जो है काम यहां पर किया जा रहा है। तो ये तमिलनाडु का राज्य पशु भी है और ये एक अपने आप में संकटग्रस्त जो है क्या है, पर्वतीय जीव माना जाता है। ठीक है, चलिए, ओजोन परत और भारत की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। अब ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए एसए का टॉपिक हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या? ओजोन परत और भारत की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। यानी कि अप्रैल 2025 में आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने अध्ययन प्रकाशित किया, जिसके अनुसार भारत में सतही ओजोन प्रदूषण कृषि पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। ओजोन डिप्लीशन अपने आप एक मुद्दा रहता है और ओजोन प्रदूषण ने एग्रीकल्चर पर निगेटिव इंपैक्ट डाला है। यह भी हालिया एक रिपोर्ट आई हुई है। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। यानी कि सतही ओजोन प्रदूषण नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के सूर्य की रोशनी में प्रतिक्रिया से बनता है, जो फसलों और मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। उच्च ओजोन स्तर फेफड़ों की बीमारी, खांसी और अस्थमा के लिए क्या होता है, बढ़ावा देता है अपने आप में। ये चिंताजनक बातें हैं अपने आप में। ठीक है, चलिए, वैश्विक मैंग्रोव जोखिम सूचकांक अभी हाल ही में आया हुआ है। यानी कि अप्रैल 2025 में ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के शोधकर्ताओं द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह सूचकांक समुद्र स्तर में वृद्धि और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बढ़ते खतरों का विश्लेषण करता है कि किस प्रकार से जो है समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है उसके जल में, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से किस प्रकार का नुकसान आदि होता है, उस पर यह चर्चा की गई है। इसके अनुसार सन 2100 तक विश्व के 56% मैंग्रोव ऊंचाइयां गंभीर जोखिम में आ सकते हैं। अच्छा, ये आप बताओ कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि यहां पर प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो बताइएगा फर्स्ट से जल्दी से क्या हो जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस आदि बहुत जरूरी है और अक्सर इस पर नोट्स आता रहता है लिखने के लिए। ठीक है, चाहे बात प्री की हो चाहे मेंस की हो। कजाकिस्तान में सबसे बड़े रेयर अर्थ धातु भंडार की खोज अभी हाल ही में की गई है। यानी कि अप्रैल 2025 में कजाकिस्तान के कारगांडा क्षेत्र में यह खोज की गई है। खोजी गई साइट का नाम कुइरे कटिकोल है, जो अस्ताना से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में क्या है, स्थित है। और यहां जो है लगभग 10 लाख टन रेयर अर्थ धातुएं अनुमानित हैं। यह आकलन बताता है कि एरगेन क्षेत्र में लगभग 8 लाख टन दुर्लभ धातुएं जो है हो सकती हैं। ध्यान रखिए, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है अपने आप में देखा जाए अगर तो कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके करंट ओरिएंटेड आते हैं। तो अब आप पढ़ते नहीं, चूंकि तो नई कोई टर्मिनोलॉजी चर्चाओं में अगर है, कोई नई बातें हैं तो वो पूछ लेता है एग्जाम में। इसलिए जब भी कोई बात चर्चाओं में रहा करे तो उस पर नजर आप अपनी पैनी देखा करिए। ठीक है, चलिए, 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों से जलवायु वित्त के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने का आह्वान किया गया है। 4 अप्रैल 2025 को ब्राजील में
ये पॉइंट क्या है लिखा है। नेक्स्ट है टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व, ये क्या है टाइगर रिजर्व। तो 3 अप्रैल 2025 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह परियोजना शुरू की है। यह पहल हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा के मद्देनजर जो है शुरू की गई है। चर्चाओं में रहा न्यूज, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आप जानते होंगे। और हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के कुल 3682 बाघों में से लगभग जो है 30% बाघ जो है आरक्षित क्षेत्रों से बाहर रहते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य अभ्यारण्यों से बाहर बाघों की आबादी की निगरानी करना, शिकार को कम करना और मानव पशु का समाधान करना है। ये अभी चर्चाओं में रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी की गई। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। रिपोर्ट के 4 प्रमुख न्यायिक स्तंभ कौन कौन से हैं? पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता आपकी, ठीक है। ये सूचकांक अभी हाल ही में टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया, याद रखिएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक जो है यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार अप्रैल 2025 में जारी किया गया है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। यह इंडेक्स 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है तथा एक डेटा आधारित रूपरेखा प्रदान करता है जो स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के विषयों के 9 विषयों पर होता है, आधारित होता है। यानी कि सतत विकास के जो 9 लक्ष्य हैं उन 9 विषयों पर जो है ये बेस्ड होता है। तो ये भी पंचायत उन्नति सूचकांक आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य जो है उसमें गुजरात के 346 ग्राम पंचायत हैं, तेलंगाना के 270 हैं और अधिक संख्या में बेहतर मानक प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं वो है गुजरात 13,781 पंचायतें, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। तो ये पॉइंट भी, ये वैसे 2 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी स्टार्टिंग के 3 इनको तैयार कर लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए अंकटाड की प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट। तो यह रिपोर्ट दरअसल वैश्विक स्तर पर उभरती तकनीकों जैसे कि एआई, स्वचालन व डिजिटल नवाचारों के सामाजिक आर्थिक जो आपका प्रभाव होते हैं और उनके अंगीकरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए इसको जो है जारी किया गया है। और विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक यह रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। विकास के लिए क्या? समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखो केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है? समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि कल को यह मानव के लिए हानिकारक ना हो। हमें इसका प्रयोग ऐसे करना है कि आने वाले समय में इसका सकारात्मक प्रयोग किया सके बजाय इसके कि नकारात्मक प्रयोग के रूप में हम इसको देखें। तो ये बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। समावेशी नई टर्मिनोलॉजी है, क्या? समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अच्छा शब्द है, नोट कर लीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी करता है, कौन सा है? नोमेड कैपिटलिस्ट है। पासपोर्ट मूल्यांकन के 5 मानदंड हैं: यात्रा में आसानी, कर नीतियां, वैश्विक धारणा और दोहरी नागरिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये इसके 5 अपने आप पे पैरामीटर्स हैं, मापदंड हैं, ठीक है। दुनिया के शीर्ष 5 पासपोर्ट कौन कौन से हैं? तो एक है आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, माल्टा, और ये हो गया आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि सबसे पावरफुल आपके पासपोर्ट कौन से हैं, तो नंबर 1 आयरलैंड का, स्विट्जरलैंड का, फिर ग्रीस का, पुर्तगाल का, माल्टा का है, ठीक है ना। चलिए प्रथम डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024, ये भी चर्चाओं में रही है, क्या है ये? तो जारी करता कौन है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा सेवाओं में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। रिपोर्ट में डेटा चोरी, रेनसमवेयर, असुरक्षित एपीआई शोषण आदि चीजों पर जो है इसमें प्रमुख इसके साइबर खतरों को उजागर किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ चूंकि चर्चा में रहा है तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण, यानी कि 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में किस योजना को मंजूरी दी गई है? इस योजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है। किस नहीं? इस होगा। उद्देश्य सिंचाई जल आपूर्ति का आधुनिकीकरण करना और 1 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए सूक्ष्म सिंचाई सुविधा जल प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करना है अपने आप पे, ठीक है। नोडल मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय है और 1600 करोड़ रुपए इस पर जो है दिए जाएंगे। अब है कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम, यह भी इंपॉर्टेंट है। आरंभ इसका 1974-75 के आसपास इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या है इसका? कमांड क्षेत्र विकास एवं जल
प्रबंधन कार्यक्रम का। इसका मेन जो मोटो है वो है विकसित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग कर, ठीक है, सतत कृषि उत्पादकता व उत्पादन में वृद्धि क्या करना, सुनिश्चित करना। ये इसका अल्टीमेटली क्या है, उद्देश्य है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और एकीकरण कर दिया गया इसका, यानी कि 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको एकीकृत कर दिया गया। तो यह भी चर्चाओं में रहा है, इसलिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने कई बार आपसे कहा है कि पुरानी योजनाएं पूछ ली जाती है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत कब होती है, 2015-16 में। प्रकृति यानी कि इसमें केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें है ये, और मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की अनंत नगर योजना 4 अप्रैल 2025 को योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। 6500 करोड़ रुपए की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित है और इसके तहत 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिल जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3000 आवासों का निर्माण भी किया जाएगा। 102 एकड़ के क्षेत्रफल में एजुकेशनल सिटी विकसित की जाएगी। तो ये बड़ी योजना जो है अभी हाल ही में यूपी में लखनऊ में हुआ है। वाइब्रेंट विलेज 2.0 बड़ा फेमस अपने आप में ये योजना है, डेफिनेटली आप लोग इसको जानते होंगे। और अभी इसके दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। किस लिए, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जो अलग अलग जो गांव होते हैं, जैसे कोई अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है अपने आप में, ठीक है, और उसके आसपास अगर कोई गांव बसा हुआ है, तो इन गांव की दिशा और दशा को सुधारने के लिए, इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, इनके समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो है चलाया जाता है। और अभी हाल ही में इसका दूसरा चरण की शुरुआत इसकी कर दी गई है। बस इतना जानिए, ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। चलिए, भारत में वर्ष 2024 में हरित ऊर्जा योगदान की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ ऊर्जा 22% है, सौर ऊर्जा 7% योगदान, पवन ऊर्जा का 3%, जल विद्युत का 8% है। ये बड़ी बात है। अपने आप पूछ सकता है डेटा कि किसमें हरित यानी ग्रीन एनर्जी में किसका कितना कितना योगदान है। तो ग्रीन एनर्जी में सबसे ज्यादा योगदान जो है ग्रीन एनर्जी का है। भारत के वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है, पवन ऊर्जा का है कितना, 30 तक 100 गीगावाट का है। कुल बिजली में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी कितनी है, 50% है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कुल उत्पादन कुल क्षमता 500 गीगावाट, ठीक है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 तो जारीकर्ता कौन है, WTO है। और वैश्विक वस्तु व्यापार में 0.2% गिरावट का अनुमान अभी हाल में व्यक्त किया गया है। वाणिज्यिक सेवा व्यापार की वैश्विक मात्रा 2025 में 4.0% और 2024 में 4.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो अगर भारत की स्थिति हम वैश्विक व्यापार में अगर देखेंगे तो पाएंगे आप कि वस्तु निर्यात पे इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 14वीं है। ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, 14 नंबर के रैंक है, इसको याद रखिएगा। विश्व आयात में स्थान 7वां है, सेवा निर्यात में स्थान 6ठा है और सेवा आयात, इसको हटा दीजिए, 2 बार हो गया। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। सेवा निर्यात में और सेवा आयात में क्या है, इसको एक बार सर्च कीजिएगा कि 6ठा है या कुछ और है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। यानी ग्लोबली जो ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया की जो रैंक है, अपने आप में स्थान है, वो इस प्रकार का है। आप यहां पर एक पॉइंट को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है अपने आप पे। हमारे यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत वीक है भाई साहब, बहुत वीक है। यहां पर मुकदमे समझ लीजिए, इतनी विडंबना है इसकी कि न जाने कितने साल लग जाते हैं पेशी में। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी हाल में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की 140 करोड़ की आबादी के लिए 21,285 न्यायाधीश हैं, अर्थात औसतन 15 न्यायाधीश प्रति 10 लाख जनसंख्या पर हैं। जबकि विधि आयोग ने 1987 में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश होने की सिफारिश की थी। तो अब आप सोचिए, और भी कितने हैं बताइए, कि 15 न्यायाधीश प्रति 10 लाख हैं। 15 न्यायाधीश हैं और 1987 में कहा था कि 50 न्यायाधीश होने चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात है अपने आप में, कितनी चिंताजनक बात है। तो ये अभी रिपोर्ट अभी हाल ही में आई, उसमें बातें कही गई हैं। भारत में महिलाएं और पुरुष रिपोर्ट 2024 यानी कि हाल ही में सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। शीर्षक क्या है इसका, शीर्षक यह है, भारत में महिला और पुरुष चयनित संकेतक एवं डेटा,
यह रिपोर्ट भारत में लिंग आधारित स्थिति का विश्लेषण करती है, जिसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण जैसे विषय इसमें शामिल होते हैं। जो ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है कि भैया वास्तव में क्या महिला पुरुषों में कोई समानता आई हुई है या बस जस की तस स्थिति बनी हुई है। ठीक है, चलिए रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। जन्म के समय शहरी लिंगानुपात यहां पर दिया गया है 910 दिया गया है, याद रख लीजिएगा। जन्म के समय ग्रामीण लिंगानुपात 907 है। उपरोक्त आंकड़े शहरी क्षेत्रों में महिला प्रवासन वृद्धि को दर्शाते हैं। मात्र मृत्यु दर 2018-20 में 97, 15-17 में 122। ठीक है, तो यह भी डेटा अलग अलग दिया गया है। साक्षरता दर पुरुष एवं महिला की दी गई है। पुरुष की 94.7%, महिला की 70.3%। न्यूनतम साक्षरता अंतराल केरल है, जबकि अधिकतम साक्षरता अंतराल जो है राजस्थान में देखा गया है। न्यूनतम कितना यहां पर केरल में, अधिकतम कहां पर राजस्थान में, तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2023 यानी कि जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र मातृता प्राक्कलन अंतर एजेंसी समूह है। और इस रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया के बाद भारत में मातृ मृत्यु दर सबसे क्या है? अधिक है। यह चिंताजनक बात है अपने आप में, बहुत बड़ी जो है बात यहां पर कहेगी। हालांकि ये न्यूज जल्दी आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर चिंता व्यक्त की गई, इसलिए नहीं आएगा। बस इतना पॉइंट आप याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए सतत विकास लक्ष्य SDG 3.1 यानी कि 2030 तक वैश्विक MMR को प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 के नीचे लाना है। लक्ष्य प्राप्त करता राज्य कौन कौन से हैं आपके? केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक हैं। मातृ मृत्यु दर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो गर्भावस्था के दौरान अथवा उसके समापन के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से माता की मृत्यु का होना चिंताजनक बात है अपने आप में। इसके अलावा ये जो अनुपात है वो किसी निश्चित अवधि के भीतर प्रति 1 लाख जीवित जनों पर जो है जन्मों पर मातृ मृत्यु दर की संख्या को दर्शाता है अपने आप में। फ्रांस द्वारा आयोजित पोषण के लिए विकास कार्यक्रम में जारी शिक्षा और पोषण रिपोर्ट 2025 जारी करता कौन है? यूनेस्को है। वैश्विक स्तर पर 2024 तक लगभग 47% प्राथमिक विद्यालय छात्रों को स्कूल भोजन जो है उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, 2022 में लगभग 27% स्कूल भोजन बिना पोषण विशेषज्ञों की सलाह के तैयार किया गया था। तो ये चिंताजनक बात थी अपने आप में। और 187 देश में से केवल 93 देशों में ही स्कूल खाद्य नीतियों को नियंत्रित करने का वाला कानून वही मौजूद है कि भैया जो भी भोजन वहां पर दिया जा रहा है स्कूल में बच्चों को, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला हो और रेगुलर दिया जाए। ये बड़ी बात होती है। तो बहुत कम जगह ऐसे निकले हैं जहां पर प्रॉपर सही मात्रा में सही दिशा निर्देशों के अनुसार जो है भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, बैंकिंग या वित्तीय समसामयिकी की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें अभी हाल ही में आरबीआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना किया? घटा करके 6.5 कर दिया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये आरबीआई का डेटा है अपने आप में। वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण ऐसा किया गया है। पहले जीडीपी दर कितनी थी? वृद्धि दर 6.7% थी, जिसको घटा करके 6.5 कर दिया गया है। जीडीपी क्या होती है आप जानते होंगे? किसी एक देश की आर्थिक गतिविधियों का कुल मौद्रिक मूल्य जो किसी निश्चित समय अवधि यानी कि एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो कई बार क्या होता है? डिफिनेशन पूछ लेता है। 2 प्रकार की जीडीपी होती है, एक वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर और दूसरा नाम मात्र जीडीपी जो कि चालू कीमतों पर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025, तो 15 अप्रैल 2025 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई थी, आप जानते होंगे। और इस अधिनियम ने निम्न प्रमुख बैंकिंग कानूनों में संशोधन किया है। कौन कौन से संशोधन किए गए हैं? नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 और 1980। अब यही पूछ लेगा कि अभी हाल में बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 जो पारित किया गया है उनमें किन किन संशोधनों को किया गया उनमें, तो इनमें से आपको नंबर ये ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख संशोधन, बैंक खाताधारक अब 4 नाम जोड़ सकेंगे। तो सबसे बड़ा जो इसमें क्या कहते हैं पॉइंट जोड़ा गया वो यही जोड़ा गया है। ठीक है, इस पॉइंट पे याद रखिएगा, बस ज्यादा नहीं।
इसके अलावा सहकारी बैंक के निदेशकों का कार्यकाल अब 8 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। तो ये दो इसमें बड़े बदलाव जो है देख सकते हैं आप। इंडिया इस्पात 2025 कार्यक्रम यानी कि आयोजन जो है इसका हुआ कब हुआ, 24 से 26 अप्रैल 2025 मुंबई में। पीएम मोदी ने इस्पात क्षेत्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साझा किया है। 2030 तक आप जानते होंगे कि इस्पात उत्पादन क्षमता को वर्तमान 179 मिलियन टन से बढ़ाकर के 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। और यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि जहां पर हमने इतने बड़े लक्ष्य को अचीव करने का टारगेट रखा है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को 98 किलोग्राम से बढ़ा करके 160 किलोग्राम भी करना है। यह भी एक उद्देश्य जो है इसी में शामिल किया गया। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की पेस्ट फिल तकनीकी, देखो थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूं क्योंकि टाइम इतना है नहीं आपके पास भी, मेरे पास भी नहीं है, इसलिए जल्दी कर ले। एग्जाम आपका आ ही गया है तो बहुत स्लो नहीं करा रहा हूं, प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा आप लोग कि सर इतना जल्दी क्या खींच रहे हैं। बस सुनते जाइए और एक बार नजर डालते जाइए टॉपिक पर। बस अगर नजर डाल लेंगे, सुन लेंगे तो फिर एग्जाम में याद रहेगा क्योंकि लेटेस्ट है, अभी पढ़ रहे हैं आप लोग इसको, है ना। चलिए, SECL भूमिगत कोयला खनन के लिए यह तकनीकी लागू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया अपने आप पे, ठीक है। इससे सतत विकास और पर्यावरण अनुकूल खनन को बढ़ावा मिलेगा और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की स्थापना 28 नवंबर 1985 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में की गई थी। वर्तमान में इस कंपनी को मिनी रत्न का भी दर्जा प्राप्त है। तो यह भी बड़ी बात है अपने आप में। दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025, तो 3 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत का यह सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच प्रस्तुत करना और नवाचार, निवेश और नेटवर्किंग के अवसर जो है क्या करना है, प्रदान करना था, ठीक है। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए। कोरी बुकर चर्चाओं में थे, क्यों? तो क्योंकि उन्होंने अप्रैल 2025 में अमेरिका के न्यू जर्सी से डेमोक्रेट सांसद कोरी बुकर ने सीनेट में सर्वाधिक समय तक भाषण देकर के इतिहास रच दिया। उन्होंने 25 घंटे से अधिक समय तक भाषण दिया था भाई साहब। इससे पहले वर्ष 1957 में स्टॉर्म थर्मोड ने सिविल राइट्स कानून के विरोध में लगभग 24 घंटे तक भाषण दिया था। गजब लोग हैं भाई साहब यार, बताओ। टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2025 के प्रभावशाली लोगों की सूची यहां पर रखी गई है। तो नेता श्रेणी में अगर आप बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री, मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख, ठीक है, क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं और जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। पता नहीं कैसे श्रेणी जारी की गई है। मोदी जी तो इसमें है ही नहीं भाई साहब, बताइए आपको लगता है कि सही है मामला, है नहीं सही है? मोदी जी को इसमें होना चाहिए था, नहीं। अब बताओ किसको रखा गया इसमें? मोहम्मद यूनुस को रखा गया, बताइए। ये रिपोर्ट जारी की गई भाई साहब, गजब आदमी है सब लोग। टाइटन श्रेणी में एलन मस्क को रखा गया है, टाइटन श्रेणी में, ठीक है। सेरेना विलियम्स भी इसमें है और मार्क जुगरबर्ग इसमें शामिल है। कलाकार श्रेणी के अंतर्गत एड शीरन गायक हैं, गीतकार हैं, स्कारलेट जोहानसन अभिनेत्री हैं, स्नूप डॉग रैपर और उद्यमी हैं, डेमी मूर अभिनेत्री और निर्माता हैं। आइकन श्रेणी के अंतर्गत डेमी मूर अभिनेत्री हैं आइकन श्रेणी में। ये कुछ श्रेणियों के अंतर्गत जो है इसमें चीजें रखी गई थी। अब एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए है कि अगर आपका टारगेट 2023 का मेंस का एग्जाम है तो उसके लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ करके मेंस की तैयारी आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। मेंस का बैच चल रहा है और उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 या फिर 9506742546 पर आप हमें व्हाट्सएप करके मेंस लिख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कमला देवी अरविंदन अभी ये चर्चाओं में रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार कमला देवी अरविंदन को 5 अन्य महिलाओं के साथ सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। दूसरा, कमला देवी अरविंदन तमिल और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखती हैं अपने आप में और इसीलिए चर्चाओं में रही हैं अपने आप में, ठीक है। शुभांशु शुक्ला, डेफिनेटली आप इनके बारे में जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में मुझे कुछ भी बताने की आपको आवश्यकता है। जीत तोड़ के आप इनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो ये सामने आपके पॉइंट्स लिखे गए, आप चाहते हो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बार इसको तो आपने सुना होगा, समझा होगा, ठीक है। चलिए, के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष जिनका 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है।
वह बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, आप जानते होंगे, कई सारी कमेटियों में भी रहे हैं। वह 1994 से 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष बने थे अपने आप पे। ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी, जो कि भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी दस्तावेज माना जा रहा है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप देख रहे हैं, इसमें कस्तूरी रंगन जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। उन्हें भारत के तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से जो है इनको सम्मानित किया जा चुका है। निधि तिवारी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, जिन्होंने पीएम मोदी की निजी सचिव इनको नियुक्त किया गया। दिनेश माहेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिन्हें 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना 3 सितंबर 2024 को जारी कर दी थी। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल आप जानते होंगे कि 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। पूनम गुप्ता चर्चाओं में रही हैं, यानी कि आरबीआई की नई दिल्ली गवर्नर जो है हाल ही में नियुक्त की गई हैं। आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर, माफ कीजिएगा, आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं। ये कौन? पूनम गुप्ता। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, इनका डेफिनेटली आप नाम जानते होंगे, सुने होंगे। 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ विवादों में घिरे गए थे ये, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वह इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। चलिए, सौरव गांगुली चर्चाओं में रहे हैं और आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार इनको नियुक्ति मिली है। वह पहली बार 2021 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। वीवीएस लक्ष्मण को भी इस समिति के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है, तो यह भी चर्चाओं में रहे। इनका नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। सरली बुशवे 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वीं नई महासचिव के रूप में इनको पदभार ग्रहण किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी महिला है भाई साहब, इसलिए सरली बुशवे का नाम याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन बॉस। ठीक है, बिल्कुल भी आपको इसको स्किप नहीं करना किसी भी कीमत पर। ठीक है, स्टीव वा, ये भी चर्चाओं में थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पूर्व क्रिकेटर स्टीव वा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में नियुक्त किया हुआ है। इस केंद्र की स्थापना 2023 में की गई थी, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। पोप फ्रांसिस चर्चाओं में रहे। 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था। भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की थी। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को पदभार ग्रहण किए थे तथा रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने वाले पहले लैटिन अमेरिकी जो है पोप के रूप में भी ये थे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके लिए ऑलरेडी पहले से ही। पुरस्कार के रूप में कुछ कुछ बातें आपके सामने हैं, जैसे कि मित्र विभूषण सम्मान, तो पीएम मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके के द्वारा इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रेड डैरिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार, तो ये न्यूज मैंने कल आपको बताई भी थी। सुदर्शन पटनायक जी को जो है रेत कला में उन्नत उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। कल मैंने इसको बताया था आपको, तो ज्यादा हम डिटेल्स में आज नहीं पढ़ रहे, कल हमने इसके बारे में आपको बताया था डिटेल्स में। सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान, तो 7 अप्रैल 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल का यह सम्मान जो है उनको प्रदान किया गया है। इसके साथ ही जो है राष्ट्रपति को लिस्बन की मानद नागरिक का दर्जा भी दिया गया। 27 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली पुर्तगाली यात्रा है। इससे पहले 1998 में राष्ट्रपति KR नारायण ने पुर्तगाल की यात्रा की थी और उसके बाद से अब राष्ट्रपति महोदया जो द्रौपदी मुर्मू जी है उन्होंने यात्रा की है। और आप जानते होंगे यात्रा दरअसल भारत पुर्तगाल के रणनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रहा। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार, यानी कि विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल को जनसंपर्क और रणनीतिक संचार में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान या पुरस्कार दिया गया है हाल ही में। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम की अगर हम बात करेंगे तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। थीम यहां पर लिखी है आपके सामने, पढ़ लीजिएगा। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को, एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसकी थीम रही है।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर थीम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान इसकी थीम रही है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य थीम रही है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को, आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत इसकी थीम रही है। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को, आहार ही औषधि है, यह थीम रही है इसकी। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जानते होंगे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, आवर पावर, ठीक है, आवर पावर आवर प्लेनेट, ये आवर नहीं होगा आवर होगा, आवर पावर। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को, इसकी थीम है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं अप्रैल माह के, जो कि आपके एग्जाम के लिए हो जाएंगे जरूरी, विद थीम यहां पर लिखा गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, इस पर खूब सारे प्रश्न भी बनते हैं। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया हमारे साथ होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को, और ये इसकी थीम लिखी है यहां पर। तो इतने सारे पॉइंट आपको वहां पर दिवसों को लेकर के जानने और समझने थे। खेल समसमा की अगर बात करेंगे तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन स्थल कहां पे था? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, झांसी, उत्तर प्रदेश। 4 से 15 अप्रैल के मध्य में इसको आयोजित किया गया। चैंपियन पंजाब मध्य प्रदेश को हरा करके, उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला, मणिपुर को हरा करके। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 तो आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। चैंपियन कौन रहा? उड़ीसा रहा इसमें। 25वां लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 आयोजन मैड्रिड स्पेन में 21 अप्रैल 2025 को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। स्पोर्ट्स वोन ऑफ द ईयर सिमोन वाइल्स को, ठीक है। लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रॉबर्ट केली रुलेटर के हैं, यूएसए टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड रियल मैड्रिड को दिया गया पुरुष फुटबॉल टीम के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको मुझे देनी थी। बाकी एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कि अगर आपका टारगेट 2026 का एग्जाम है और उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं पीसीएस की। और इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर लिखा गया 8604409201। यहां पर आपको प्री प्लस मेंस, आपका प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी सीसैट, हिंदी, निबंध, सारी चीजें आपको समग्र रूप से इसमें कराई जाएंगी। तो अगर आपका टारगेट ये वाला एग्जाम है 26 का तो आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स मैंने थोड़ा फास्ट कराया हुआ है, अगर समझ में नहीं आएगा कोई चीज तो पूछ लीजिएगा, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने इसको करा दिया है ताकि कोई चीज हो जो छूटे ना आपसे, तो ठीक है। और जो जो पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं सब के सब पॉइंट आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा आज पॉइंट था अप्रैल का करंट अफेयर्स, और हम लोग अगले बार करेंगे मई करंट अफेयर्स। तो ये हो गया आज का वीडियो, और मई वाले को थोड़ा सा स्लो करेंगे क्योंकि आज मुझे लगता है शायद ज्यादा फास्ट मैंने बता दिया है, बट कोई नहीं, ठीक है, कर लीजिए, क्योंकि टाइम एक्चुअली नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए चीजों को जल्दी कराया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप उसको नोट किए होंगे और आगे उसमें जो है आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए अपने जहन में इसको रखेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई प्रश्न आए तो आप उसको गलती ना करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट है, कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।